हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, करंट चैलेंजेस ऑफ इंडिया के यूनिट में ये चैप्टर आता है और मैं एक दो साल से ना ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस चैप्टर से ना मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही पूछ रहे हैं। कई बार इससे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आया है इन फॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, कई बार इससे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ रखा है और उसके अलावा थ्योरी क्वेश्चन भी आ रखे हैं। तो मतलब यार पहले के टाइम पे ये चैप्टर इतनी रेलिवेंस नहीं रखता था, बट लेकिन पिछले एक दो साल से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। तो मेक श्योर इसको बहुत अच्छे से करें क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है भैया, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। जल्दी से चलते हैं चैप्टर पे, लेकिन उससे पहले भैया देख लो शेड्यूल जो है आपके भाई ने आपका सेट कर रखा है। ऑलमोस्ट जो है हम ऑन दी वर्ज ऑफ फिनिश पे आ गए हैं, एंड पे आ गए हैं एकेडमिकली। उसके अलावा भैया साथ नहीं छोड़ना है, 80/80 का वादा है वो निभाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा जिस जिस बच्चे ने अभी भैया ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है भैया, इस पे क्विज भी होने लग गई है अब तो, जिस पे प्रॉपर प्राइज भी मिलता है। तो मेक श्योर इसको ज्वाइन करो, इसमें प्रॉपर डिस्कशंस हो रही है, आपके डाउट्स हो रहे हैं, आपके रिकमेंडेशंस लिए जा रहे हैं कि सर इस पे वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो बनाओ, ये हेल्प कर दो, वो हेल्प कर दो। लाइव स्ट्रीम्स तक इस पे ही हो रही है सो दैट आपके वो जो प्रॉब्लम्स हैं मैं 1-to-1 जो है उनके साथ कोप अप कर सकूं भैया। प्रॉपर फाइट चलती है। ठीक है जी, तो अब जल्दी से चलते हैं हमारे चैप्टर पे, लेकिन मेक श्योर इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चलो तो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर देखो, एम्प्लॉयमेंट से पहले ना पूरा इंपॉर्टेंस बताया गया कि यार वर्क क्यों हमारी लाइफ में जरूरी है। देखो एक बंदा जितना मर्जी एजुकेटेड हो, नो डाउट अबाउट दैट। देखो सबसे पहली बात तो आप एजुकेशन भी इसलिए ले रहे हो सो दैट आपको फ्यूचर में जो है बेटर वर्क अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, ये फैक्ट है, ये चीज मोस्ट ऑफ देम जो है इस वजह से ही पढ़ रहे होते हैं और मेनली इसी के लिए पढ़ते हैं। हमने पढ़ा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, एजुकेशन इज वन ऑफ द पिलर फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और यार देखो जितना मर्जी आप पढ़ लो और ये सब कर लो, अगर आप काम नहीं कर रहे हो ना तो एक बार को ना अपने भी मन में आ जाता है यार मैं क्यों काम नहीं कर रहा, मैं क्यों निठल्ला बैठा हूं। ठीक है जी, पैसा भी आ रहा है उसके बावजूद यार मेरे को कुछ काम करना है, क्योंकि वरना ना फिर खाली दिमाग शैतान का घर वाला सीन हो जाता है। तो इसलिए वर्क जो है ना वो हर किसी की लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, उसको करना ही होता है। ठीक है, और वो वर्क जो है वो वेरिड फॉर्म ले सकता है। वो भले ही आप अपने लिए काम कर रहे हो अपने रिसोर्सेज यूज करके, जिसको आप सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हो। ठीक है, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, किसी की फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी की ऑफिस में काम कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वर्क के जो है डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। और आज की डेट में जो वर्क एट होम का कल्चर भैया, WFM वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो सेटअप हो गया ना भैया, लोगों को तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। भैया घर पे मेरे से काम करा लो, मैं लेट के आराम से काम कर लूंगा, मैं नहीं आ रहा ऑफिस। ठीक है जी, तो इतनी ज्यादा कन्वीनियंस हो गई है ड्यू टू गुड टेक्नोलॉजी अवेलेबल। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम कितना कन्वीनियंट हो गया। और ये नहीं भाई, ये नहीं, मैं आपको बताता हूं सिर्फ वो लैपटॉप और आईटी रिलेटेड काम नहीं, उसके अलावा जो फैक्ट्री में भी काम होते हैं ना वो भी आजकल घर पे होने लग जाते हैं। मतलब एक बारी मैं यूट्यूब पे जो है वीडियो देख रहा था कि हल्दीराम कैसे अपनी नमकीन बनाता है, वो जो आती है ना प्रॉपर फैक्ट्री के, उसमें पूरा जो है दिखाते हैं। ठीक है, अगले दिन मेरी मम्मी घर पे बना रही है नमकीन। वो मम्मी कह रही है देख मैंने ऑनलाइन ये मंगवाया है अमेजोन से, मस्त इसमें ना अपना नमकीन निकल आती है नीचे से, फिर इसको फ्राई कर लो बढ़िया। मैंने कहा भाई ये तो कमाल ही हो गया। तो जितने भी फैक्ट्री रिलेटेड काम है आजकल वो भी घर पे पॉसिबल है ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, काम करते क्यों है, हमें काम करना क्यों पसंद है? काम करना पसंद नहीं है, उसके साथ जो पैसा दमड़ी आती है वो पसंद है। तो उसके लिए हम अपने काम में जो है जान डालते हैं। तो बस यही चीज है कि वर्क इज डन फॉर अर्निंग योर लिविंग, सो दैट आप जो है एक अपनी बेसिक नीड्स या फिर उसके आगे की नीड्स जो है सेटिस्फाई कर सको। और साथ ही साथ वर्क करना आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उतना ही बेनिफिट होगा इकोनॉमी को, वो भी ग्रो करेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं वर्कर की डेफिनेशन। वर्कर कौन होता है? कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो काम कर रहा है सो दैट अपनी जो है अर्निंग उसमें से डेराइव कर सके। तो इज एनी इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्वड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने पढ़ा होगा। ठीक है जी, क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन विद द मोटिव ऑफ
अर्निंग अ मनी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है जी। उसके बाद वर्कर डेफिनेशन में सिर्फ वो नहीं आते हैं, हम नॉर्मली जो है लेमन टर्म्स में वर्कर वो वर्ड यूज करते हैं उसके लिए जो दूसरों के लिए काम कर रहा है, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, बट नहीं, यहां पर वर्कर की जो डेफिनेशन है वो वाइडर कंसेप्ट कवर करती है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड तक आ जाते हैं। इसमें वो बंदे भी आ जाते हैं जो कि वर्क से अभी टेम्परेरली एब्सेंट है, क्योंकि या तो वो दूसरा काम ढूंढ रहे हैं या तो वो आपका किसी एक्सीडेंट की वजह से काम पे जा नहीं पा रहे, इलनेस की वजह से काम पे जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है जी। और इसमें वो बंदे भी आ जाते हैं जो मेन वर्कर्स को हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर कोई हमारे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रीशियन आता है तो उसके साथ एक उसका छोटू भी आता है। ठीक है, तो वो उसको हेल्प कर रहा है तो वो भी वर्कर में काउंट होगा, इवन तो वो ज्यादा कोई प्रोडक्टिव नहीं कर रहा, कर उसका वो मेन जो है वो बंदा रहा है। ठीक है, तो वो भी वर्कर की डेफिनेशन में आता है। एंड व्हाइल एस्टिमेटिंग नंबर ऑफ वर्कर्स ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड एज एम्प्लॉयड। तो वर्कर में हम सिर्फ वो नहीं रख रहे जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ईच एंड एवरी पर्सन इज अ वर्कर हु इज एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये फैक्ट है। इसमें क्या है कि 2011-12 के सेंसस में पता चला क्या कि अभी नंबर ऑफ वर्कर अब तो और बढ़ गए होंगे, बट 473 मिलियन जो है अभी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारी कंट्री में। नियरली 3/4 वर रूरल वर्कर्स, मतलब 473 का 3/4 जो है वो रूरल वर्कर्स थे। 70% वर्कर्स वर मेन। रूरल वुमेन अकाउंट फॉर मोर देन 1/3 वेयर एज इट इज अराउंड 1/5 इन अर्बन एरिया। अच्छा, ये जो है ना आजकल ये वाली चीजें बड़ी आ रही है, मैंने पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं, पहले बहुत आते थे, मेरे को लग रहा है इस बारी भी आ सकते हैं कि व्हाई मोर ऑफ रूरल वुमेन आर वर्किंग एज कंपेयर टू अर्बन वुमेन। आप देख सकते हैं रूरल वुमेन जो है वो 1/3 है, लेकिन अर्बन वुमेन जो है वो 1/5 है। ठीक है, तो ये एक ये बड़ा है जो अभी हम आगे थोड़ी देर में जाकर जो है पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ऑल्सो अभी तो ये रूरल एरियाज में कहीं वुमेन वर्कर्स को तो पेमेंट नहीं मिलती, तो वो वर्कर की डेफिनेशन में आते नहीं है, क्योंकि वर्कर की डेफिनेशन में एनीवन हु इज डूइंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न लिविंग। अब उनको लिविंग नहीं मिल रहा, कई बार उनको फूड ग्रेन्स में पेमेंट कर देते हैं, कई बार उनको पेमेंट ही नहीं करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है एक्सेट्रा। तो वो जो है वुमन अभी वर्कर की डेफिनेशन में आ नहीं रही है, तब जाकर जो है 1/3 ही है सिर्फ रूरल वुमेन का। ठीक है, अगला चलते हैं लेबर फोर्स पे। लेबर फोर्स कौन होता है? कोई भी बंदा जो काम कर रहा है या काम ढूंढ रहा है या मन में इच्छा रखता है काम करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स। क्या बोलते हैं हम उसको? लेबर फोर्स। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है यार कितने टोटल हमारे यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जिसका सिंपल सा आपका जो है फॉर्मूला है, जिसमें ये 3 बंदे नहीं आते हैं, ये 3 टाइप के बंदे नहीं आते। एक तो अनफिट पीपल लाइक ओल्ड और हैंडीकैप पर्सन, पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, जो काम के लिए अवेलेबल ही नहीं है, एंड पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क। ये 3 टाइप के बंदे नहीं आते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स और पीपल अबव 60 आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम लेबर फोर्स। 15 से पहले तो वो चाइल्ड लेबर हो जाएगा। ठीक है जी, और उसके अलावा 60 अबव जो है वो 60 नॉर्मली रिटायरमेंट एज होती है, तो उनको हम काउंट नहीं करते। अब कई लोग जो है 60 प्लस भी काम करते हैं, लेकिन उनको हम जो है अगर कोई 60 प्लस है और वो काम नहीं कर रहा तो हम उसको लेबर फोर्स में नहीं डालेंगे, क्योंकि अब उसकी एज नहीं रही है। अब वो बाकी बंदे अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं तो दैट इज डिफरेंट थिंग। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का जो है वो फॉर्मूला आ सकता है, याद रखिएगा, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, लेबर फोर्स LF अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अब कई जगह क्या है इंटू 100 करते हैं, कई जगह इंटू 100 नहीं करते। तो आप देख लेना, अगर एमसीक्यू में इंटू 100 लिखा हुआ है तो ठीक है, एमसीक्यू में ही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, और अगर नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, मत करना आप भी। तो इट इज द रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन, इट इज यूज फॉर एनालाइजिंग एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफ अ कंट्री। मतलब इससे ये पता चलता है कि यार अभी कितने अवेलेबल हैं ह्यूमन रिसोर्सेज जिनको हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। अब उसमें से हम एक्चुअली में पता लगाते हैं कितने एम्प्लॉय हो रखे हैं, जिसको हम टर्म देते हैं वर्क फोर्स, जो कि एक्चुअली काम पे लगे हुए हैं, एक्चुअली एम्प्लॉयड है। भले ही सेल्फ एम्प्लॉयड है, भले ही आपके किसी के अंडर एम्प्लॉयड है, लेकिन एम्प्लॉयड जरूर है। अंडर एम्प्लॉयड पे हंसो मत तुम लोग, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आर नोन एज वर्क फोर्स। ठीक है, और इसी से अगर हमें अनएम्प्लॉयड पीपल निकालने हो तो लेबर फोर्स से हमें यह पता चल गया कि कितने बंदे जो है वो विलिंग है काम करने के लिए, और वर्क फोर्स से पता चल गया एक्चुअली में कितने बंदों को काम मिला हुआ है। तो अपने आप डिफरेंस जो है इनका क्या निकल के आ जाएगा? अनएम्प्लॉयड पीपल जो अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला आ जाता है आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये भी जो है फॉर्मूले में पूछ लेते हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कुछ भी नहीं है, जो भी आपका टोटल नंबर ऑफ वर्क फोर्स आया, क्या आया? वर्क फोर्स।
ठीक है, मतलब वर्कर्स अपॉन पॉपुलेशन, कितनी टोटल पॉपुलेशन है इनटू 100, इसमें इनटू 100 करते ही है। ठीक है, बाकी अगेन अगर एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं दिया तो आप नहीं करोगे, अगर दोनों दिया तो इनटू 100 वाला करोगे। ठीक है, और पॉपुलेशन मीन, अच्छा ये जो है हमें हेल्प करती है हमारी इंप्लॉयमेंट सिचुएशन जानने में, ये और लेबर फोर्स दोनों। ये क्वेश्चन भी एक बार बोर्ड में आ रखा है कि लेबर फोर्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप निकालते हो उसे, तो वो इंप्लॉयमेंट सिचुएशन जानने में हेल्प करती है। ठीक है, और उसके बाद इनका अगर इनके कुछ अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, जैसे अगर इसका आंसर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का आंसर अगर हायर आता है, इस रेशियो का आंसर, दैट मींस हमारे यहां पर जो है काफी ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। अगर लोअर आता है इसका मतलब ज्यादा लोग एम्प्लॉयड नहीं है। ठीक है, ये स्टेटस बताता है वर्कर्स का इन देयर सोसाइटी एंड देयर वर्किंग कंडीशन। तो ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, कई बार ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें ये पूरा ही दे देगा कि 2011-12 के अकॉर्डिंग जो है मेन जो है 54.4% थे। ठीक है जी, वुमेन जो थी ओवरऑल वुमेन में सिर्फ 21.9% जो थी वो वर्किंग थी, जिसमें से रूरल 54.3 है। ठीक है, और अर्बन में 54.6 मेन है, वुमेन जो है 24.8 रूरल में है। ठीक है, और अर्बन में 14.7 है। आई नो थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यार वो जब जूम करते हो तो वो फट जाती है पिक्सल्स उसके, बट स्टिल मैं आपको फिगर्स बता रहा हूं और इतनी ज्यादा कोई वो भी नहीं है, आपको एज इट इज आएगा, ये याद नहीं रखना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बट एक चीज यहां पर जो समझने वाली है, देखो मोर और लेस जो है रूरल और अर्बन में मेन तो ऑलमोस्ट सेम ही है परसेंटेज के हिसाब से। देखो वुमेन में कितना ज्यादा डिफरेंस है, अर्बन वुमेन 14.7 और रूरल में 24.8, और ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। चलिए आइए जानते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स, अच्छा एम्प्लॉयमेंट क्या, अभी उसके बारे में भी आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इज एनी एक्टिविटी विच एनेबल्स अ पर्सन टू अर्न अ लिविंग, टू अर्न अ मनी। अब वो एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या वेज एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है व्हेन वर्कर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज, अपने ही रिसोर्सेज यूज कर रहा है। जो हमने नेशनल इनकम में मिक्स्ड इनकम वाला कंपोनेंट पढ़ा था, वो इन्हीं लोगों का होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वालों का। ठीक है जी, तो व्हेन वर्कर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक लिविंग, इट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। अबाउट 52% ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। एग्जांपल शॉपकीपर, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन। तो 52%, इट इज अ वेरी ह्यूज नंबर, ये बात याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है वेज एम्प्लॉयमेंट। अब वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब आप किसी के लिए काम करते हो, जब आप लेबर देते हो अपनी। ठीक है, तो व्हेन वर्कर गिव्स लेबर एंड गेट वेजेस इन रिटर्न, इट इज कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट। वर्कर इज एन एम्प्लॉय एंड द पर्सन हायरिंग देम इज एन एम्प्लॉयर। जैसे अगर डॉक्टर अगर अपना क्लिनिक खोले तो वो क्या हो गया, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। यही अगर वो किसी हॉस्पिटल में काम कर ले तो वो क्या हो जाएगा, वो वेज एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब वेज एम्प्लॉयमेंट की भी जो है ना दो कैटेगरी होती है। ठीक है, एक होता है रेगुलर वर्कर्स और दूसरे होते हैं कैजुअल वर्कर्स। अच्छा, रेगुलर वर्कर्स का मतलब क्या होता है भैया, जो जिनको जो है ऐसा मंथली काम के बेसिस पे जिनको पैसा नहीं मिलता, जिनका है कि टाइम पीरियड के बेसिस पे पैसा मिलता है। जैसे मंथली हमारे यहाँ पर ऑफिस में जाओ तो मंथली सैलरीज आती हैं, बाहर कंट्रीज में है जो है उसमें 15 डेज में सैलरीज आती है। तो व्हेन वर्कर्स इज हायर्ड एंड पेड वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस, इट इज कॉल्ड रेगुलर वर्कर और रेगुलर सैलरीड वर्कर। वर्कर्स आर हायर्ड ऑन द परमानेंट बेसिस एंड ऑल्सो गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो यहां पर जो है वर्कर्स जो है परमानेंट बेसिस पे हायर कर जाते हैं। परमानेंट ये नहीं कि भैया निकाल नहीं सकते, मतलब ये नहीं कि आज काम नहीं है तो एकदम से निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कोरोना के टाइम में भी काम नहीं था लेकिन कंपनीज ने कईयों ने निकाला, और सॉरी कईयों ने निकाला भी है। ठीक है, तो वो रेगुलर वर्कर्स में आ जाते हैं, लाइक टीचर्स, प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा। सिर्फ 18% है, देख सकते हो, सिर्फ 18% है, इतना एक्सप्लॉयटेशन होता है यहाँ पर। अगर कैजुअल वर्कर्स की बात करें तो व्हेन वर्कर इज हायर्ड एंड पेड वेजेस फॉर वर्क डन। ठीक है जी, होता है ना कि यार आज की दिहाड़ी वाला सीन वाला, कि भैया इतना काम कर रहा है उसकी दिहाड़ी बनती है, तो ये होता है आपका कैजुअल वर्कर। वो रेगुलर बेसिस पे जो है हायर नहीं करे जाते, जब काम है तो बुला लेंगे, नहीं होगा तो नहीं बुलाएंगे। देयरफॉर दे डू नॉट हैव रेगुलर इनकम ऑफ जॉब सिक्योरिटी और सोशल बेनिफिट। ये जो है 30% ऑफ इंडिया वर्कफोर्स में आते हैं। किस में आते हैं, 30% ऑफ इंडिया वर्कफोर्स। उसके बाद आता है इन केस ऑफ रूरल एरिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर लोग जो है फार्मिंग या कोई छोटा मोटा जो है शॉप खोल ली तो वहां पर ज्यादा होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया इज 43%, रूरल एरियाज में 56% है। कैजुअल वर्कर्स इन रूरल एरियाज जो है सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर 35%, अर्बन एरियाज में सिर्फ जो है 15% है।
जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो सिर्फ काम के लिए हायर करते हैं। अर्बन पीपल हैव एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिकॉज उनको देखो, उनको रेगुलर सैलरी में क्यों ज्यादा मिल जाता है काम, क्योंकि उनकी एजुकेशन अच्छी होती है, उनकी स्किल्स अच्छी होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, तो इस वजह से उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। सिर्फ 9% रूरल पीपल आर एम्प्लॉयड इन रेगुलर सैलरीड, वेयर एज अर्बन में 42%। आप डिफरेंस देख सकते हैं, इसीलिए हमने वो चैप्टर पढ़ा था रूरल डेवलपमेंट, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लो, क्योंकि ये सारी चीजें ना थोड़ी थोड़ी आपस में ना लिंक्ड होती हैं, ठीक है। अगर वहां पर रूरल डेवलपमेंट करेंगे दैट मीन यहां पर उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, ये परसेंटेज आपको राइजिंग दिखेगा। फिर प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेकेंडरी हैज 24 एंड सर्विस सेक्टर प्रोवाइड्स 26.8%। ठीक है, अब चलते हैं ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कि क्या क्या हमारे यहां पर चेंजेस आ रहे हैं। एक टर्म होती है जिसको मैं बता देता हूं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, अभी आएगा। ठीक है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स में क्या होता है कि जब हमारे जो रेगुलर सैलरीड वाले जो वर्कफोर्स है वो कम हो रही है और कैजुअल वाली बढ़ रही है, जो अभी अभी जो सिचुएशन चल रही है अभी कंट्री में, तो उसको बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, विच इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि इसमें लोगों की एक फिक्स इनकम नहीं होती है, काम के बेसिस पे मिलता है, काम नहीं है तो उसको कभी भी निकाल सकते हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, प्रोविडेंट फंड ये वो एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसी में एक टर्म आती है, जैसे उसने बोला 1950 2010 में इंडिया जो है वो बड़ा था, उसकी जो जीडीपी है वो काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन उसमें एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इतनी नहीं थी। देखो, आपकी जीडीपी का मतलब क्या है, आपके यहां पर प्रोडक्शन बढ़ रही है। ठीक है, अब वो प्रोडक्शन दो रीजन से बढ़ सकती है, आप और बंदे इंप्लॉय कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि प्रोडक्शन जो बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। लेकिन एक दूसरा रीजन भी हो सकता है कि भैया जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन वो शायद हो सकता है अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से बढ़ रही हो। ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से बढ़ रही है उनकी प्रोडक्शन, तो यहां पर लोगों का काम कम होता जाता है। जैसे एआई आ गया, अब एआई बोलते हैं कि यार काफी लोगों का ना वो जॉब रिप्लेस कर देगा, तो उसमें क्या होगा, हमारे यहां पर ग्रोथ तो होगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एआई आपको यूं करके दे देता है काम। लेकिन ऑन दी अदर एंड वहां पर एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है उसका कि भैया लोगों की जॉब जा रही है तो अल्टीमेटली जो है उनकी इनकम कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। ठीक है, डिफ्लेशन आने के चांसेस होते हैं इकोनॉमी में, तो इस टर्म को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इट इज द सिचुएशन व्हेन देयर इज इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन इकोनॉमी विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब हमें पता है इंडिया जो है एक एग्रेरियन नेशन है, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ जो वर्कफोर्स है वो कहां पर है, एग्रीकल्चर में है, और ये आज भी फैक्ट है। ठीक है, द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव ऑलवेज एम्ड एट रिड्यूसिंग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर पे किसी कंट्री को डेवलप करना है तो उसको अपनी वर्कफोर्स की डिपेंडेंस एग्रीकल्चर में कम करनी पड़ेगी और बाकी चीजों में बढ़ानी पड़ेगी। रीजन देखो, एग्रीकल्चर में एक तो थ्रू आउट जो है सीजन जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं रहती, अभी आप पढ़ोगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उसके लिए। ठीक है, दूसरा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो एक्चुअली में जो बंदे हमें दिख रहा है काम करने में, डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, छुपे हुए, तो जो दिख रहे हैं ना हमें कि काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली में उनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो जीरो है, वो हट भी जाए तो फिर भी काम आउटपुट उतना ही निकल के आएगा। तो इसीलिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम रख के बाकी जो है अदर सोर्सेज पे हमें बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको टर्म बताया था कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, अब इस पे एक पिक्चर बेस आ सकता है जिसमें एक जगह वो दिखा देगा कि क्या वो है रेगुलर सैलरीड, एक जगह दिखा देगा कैजुअल वर्कर्स, वेज सैलरीड। ठीक है, और ऐसे 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 करके वो बंदे जाता हुआ दिखा देगा, तो वो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स की जो है पिक्चर हो जाएगी। द प्रोसेस इन मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट कैजुअल वेज वर्कर इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। और ऐसे ही एक टर्म होती है इनफॉर्मलाइजेशन। अच्छा, ये समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि देखो हमारे यहां पर दो सेक्टर है जहां पर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। मतलब वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की बात नहीं कर रहा, उन्हीं में की जो इंडस्ट्रीज है ना, ठीक है, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती है। तो अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है या फिर प्राइवेट जो 10 या उससे ज्यादा बंदे इंप्लॉय करती है, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल सेक्टर में आ जाती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इन वर्कर्स को बोला जाता है फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, इनको जो है प्रॉपर जो है सैलरी मिलती है, इनको लेबर लॉ की प्रोटेक्शन मिलती है, इनके अगेंस्ट कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो ये कंप्लेंट कर सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, उनको गवर्नमेंट के लॉज की प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलती है, वो ट्रेड यूनियन तक बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 7% ऑफ टोटल वर्कफोर्स है। समझ रहे हो, मतलब जितने वर्कर्स हमारे यहाँ पर काम है रेगुलर और कैजुअल दोनों, उसमें से सिर्फ 7% जो है वो फॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो भी प्राइवेट एंटरप्राइज, पब्लिक तो सारी वही हो जाएंगी फॉर्मल वाली,
जो भी प्राइवेट एंटरप्राइज है जो 10 से कम बंदे इंप्लॉय कर रही है उसको इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। वो ट्रेड यूनियन भी नहीं बना सकते, उनको कोई लेबर लॉ की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है मालिक जो बंदा है बिल्डर और ये सब वो काम करवा लेते हैं और फिर भगा देते, जा भाई तूने ढंग का काम नहीं किया, तेरे को नहीं मिलेगी वेजेस, तेरे को आज की दिहाड़ी नहीं मिलेगी, वो तो वो जाके किसी को कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। और 90% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, आउट ऑफ 69% आर मेल। तो ये एक जो है गलत बात है। और इससे भी गलत बात यह है कि अब ये बढ़ता जा रहा है, इसको बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। इस पे जो है केस स्टडी वो पिक्चर बेस आ रखा है, ठीक है जी, कि वो जो है एक तराजू सा बना होता है, उसमें जो है मैं पिक्चर बेस की वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखना, उसमें डालूंगा, ठीक है। तो इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर आउट ऑफ टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस। तो ये जो है हमारे लिए जो है एक गलत बात है। एज इकोनॉमी ग्रोज वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो फॉर्मल सेक्टर में बढ़ेंगे लोग, ठीक है, उनकी इंप्लॉयमेंट, और इनफॉर्मल में कम हो जाएगी। अच्छा, अब ये कुछ फैक्ट्स है, ध्यान से समझना। जो हम ऊपर बात कर रहे थे ना कि यार रूरल वुमेन क्यों ज्यादा काम करती है, अर्बन क्यों नहीं काम करती है, तो आउट ऑफ 473 मिलियन वर्कर्स इन country only 6% are in formal sector. Out of 30 million working in formal sector 80% are male and in informal sector 69% are male. इतना ज्यादा आपको डेटा याद नहीं रखना, मतलब बिल्कुल भी याद नहीं रखना। जिन बच्चों को टेंशन है, जो याद कर सकता है वेल एंड गुड, सॉरी जिसको याद नहीं हो रहा गोली मारो, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। With the help of International Labour Organization (ILO), the Indian government has initiated modernization of informal sector enterprise and provision of social security measures to informal sector workers. तो उनके लिए भी, informal sector के लिए भी जो है प्रॉपर जो प्लानिंग चल रही है। अच्छा, मैं वो बता देता हूँ आपको कि क्यों जो है वुमेन जो है अर्बन एरिया में कम काम करती है, रूरल एरियाज में ज्यादा काम करती है। सबसे पहली बात, अर्बन एरियाज में ना सैलरीज अच्छी होती है लोगों की, ठीक है, तो मेन जो है वो इतना अर्न कर लेता है, तो और वुमेन जो है वो नॉर्मली जो है हाउस मेकर बन जाती है, विच इज, मतलब नो ऑफेंस, मैं गलत या सही पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं बस फैक्ट बता रहा हूं कि ऐसा होता है कि मेन बोलते हैं चलो भैया जो एक्सपेंसेस है आई विल टेक केयर ऑफ दैट, यू मैनेज दी हाउस होल्ड, ठीक है, तो हाउस होल्ड कोरस और ये सब। तो इस वजह से अर्बन एक तो इस वजह से काम नहीं करती। यही अगर रूरल एरियाज में देखो, उधर जो है मेन की इतनी जो है इनकम नहीं होती, तो वुमेन भी पार्टिसिपेट करती है एम्प्लॉयमेंट में, सो दैट वो भी फैमिली इनकम में जो है अपना हिस्सा दे सके, तो वहां पर इसलिए हो गया, ठीक है। दूसरा रीजन ये होता है कि भैया यहाँ पर जो है ना, वहां पर उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, ले देकर जो है गिनी चुनी फार्म में काम कर लिया, ये सब काम कर लिया, तो वहां पर मैनुअल काम जो है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां पर इसलिए फीमेल्स को भी और इन सबको भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि भैया वहां पर लेबर इंटेंसिव ज्यादा है, यहाँ पर जो है कैपिटल इंटेंसिव काम ज्यादा होता है, तो इसीलिए वुमेन्स और ये सब जो है उनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। नो ऑफेंस, मतलब मेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऑब्वियसली, कोई गलत सेंस में मत ले लेना इसको, बट स्टिल एक फैक्ट बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली रीजन होता है। फर्स्ट वाला रीजन जो था वो मेन था, जिस वजह से जो है आप देखोगे हमेशा रूरल एरियाज में जो है वुमेन ज्यादा काम करती हैं। अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर people are willing to work but at prevailing wage rate but they are not able to find work। NSSO की डेफिनेशन आ रखी है इसमें, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाली इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि कुछ इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट वो हो गया जो 1 घंटे का काम भी नहीं ढूंढ पा रहा आधे दिन के अंदर, ठीक है, तो वो होता है एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड कुछ इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फ्रॉम इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अंडर मींस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये तो हमें अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत है, लेकिन अगर सबको काम नहीं मिल रहा दैट मींस हम उन्हें अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये एम्प्लॉयमेंट का डेटा हमें मिलता कहां से? देखो 3 सोर्सेज हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, जो अभी हम ऊपर 2011-12 बार, क्योंकि लास्ट सेंसस वही हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग सब डेटा चल रहा है। दूसरा हो गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एनएसओ जो है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सैंपल्स और ये सब जो है स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करती है, तो उनकी भी एक रिपोर्ट होती है। दूसरा एक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डीजीईटी है, वो भी अपनी रिपोर्ट निकालते हैं जिसका नाम होता है एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन, जो कि ये बताते हैं कि यार अभी आने वाले टाइम में या अभी किस चीज की एम्प्लॉयमेंट की किस चीज पे एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा डिमांड है, ठीक है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, ये वो एक्सेट्रा। क्योंकि हमने पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कि भैया प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो ये वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अगले पे चलते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमें पता ही है, ठीक है,
जिसमें जितने बंदों का काम है उससे ज्यादा जब बंदे काम कर रहे होते हैं तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। उसके अलावा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसकी जो एम्प्लॉयमेंट जब बंदे की थ्रू आउट द सीजन नहीं रहती, वो सिर्फ गिने चुने सीजन में रहती है, थ्रू आउट द ईयर नहीं रहती है, उसको सीजनल अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, जो कि ये दोनों ही सबसे ज्यादा प्रेवलेंट जो है एग्रीकल्चर में है। और लास्ट होता है इसमें ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसमें जो है हमें साफ दिख रहा है कि बंदा भाई काम करना चाहता है लेकिन उसे मिल नहीं रहा, जो एक्चुअली में हम जो है टेक्निकली देख सकते हैं कि हाँ भाई ये तो अनएम्प्लॉयड खाली बैठा हुआ है। उसके बाद कुछ और भी हैं जैसे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो बंदे इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास स्किल नहीं है तो काम नहीं मिल रहा। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पे मैंने एक पिक्चर बेस्ड जो है क्वेश्चन देखा था, जिसमें लोग जो है डिग्री ले लेके स्कूल से या कॉलेजेस से निकल रहे थे लेकिन जॉब सेंटर पे बहुत भीड़ थी, तो उसको बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, जहां पर जो है एजुकेटेड लोगों को, हम पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर में भाई एमबीए करके वॉचमैन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है और ये सब, तो वो सब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड में आ जाते हैं। उसके बाद आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें क्या होता है बंदा एक जॉब से दूसरी जॉब चेंज करता है तो वो थोड़े टाइम के लिए जो है खाली बैठता है, तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा हो गया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इज अ टाइप इन विच पीपल डोंट पोजेस रिक्वायर्ड स्किल। वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया एम्प्लॉयमेंट का, अब पहले इसकी रिक्वायरमेंट जो पहले थी टाइपराइटर वालों लोगों की रिक्वायरमेंट थी, अब लैपटॉप और कंप्यूटर पे टाइप करने वालों की रिक्वायरमेंट है, तो अब जिसको उस वजह से काम नहीं मिलेगा तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में हो गया। और आखिरी हो जाता है आपका साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, जब इकोनॉमी ही बैठी हुई है तो ऑटोमेटिकली काम बैठेंगे, जैसे कोरोना के टाइम पे, तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। अब कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या, बहुत इजी है, आ सकता है लेकिन ये आप खुद भी बना लोगे, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है तो जॉबलेस ग्रोथ हो जाएगी, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में अच्छे से अभी भी मेथड्स और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, हमने सब पढ़ा हुआ है, कितनी वीडियोस बनी होंगी भैया एजुकेशन सिस्टम को सुधारो, रिफॉर्म लाओ, ये वो। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो है अभी इतनी अच्छी ग्रो नहीं कर रही है। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो हमने देखा था ब्रिटिश के टाइम पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब गिरी थी, उसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जब डीरेगुलेट कर दी गई थी तो वो भी था। फॉल्टी प्लानिंग, जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है प्रॉपर जो इंप्लीमेंट नहीं होती है, इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, लो कैपिटल फॉर्मेशन, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है इकोनॉमी में सो दैट काम बढ़े, तभी तो मेक इन इंडिया, एफडीआई ये सब बोला जाता है, सो दैट यहाँ के लोगों को काम मिले। रेमेडीज क्या है, इसी का उल्टा, ग्रोथ रेट जो है बढ़ाओ जीडीपी की, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करो, डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करो, एनकरेज स्मॉल स्केल, सारा वही है। तो इसमें रीड कर लेना, इसमें समझाने वाला भी नहीं है ऑनेस्टली बताऊं तो। अगला आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट कैसे पार्ट लेती है एट सेंटर एंड स्टेट बोथ टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। देखो वो दो तरीकों से पार्ट ले सकती है, एक होता है, वैसे तो अब ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा क्योंकि नहीं आता, बट पढ़ाना मेरा फर्ज है, एक बारी वीडियो में देख लोगे तो पेपर में आ गया तो लिख तो पाओगे, ठीक है। तो एक होता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, कि भैया खुद जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और वो पेपर जो होते हैं उनके सरकारी पेपर, सरकारी नौकरी, उसके थ्रू हो सकता है, ठीक है जी। दूसरा होता है इनडायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, की मतलब वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दे, जैसे अगर अपने एंटरप्राइजेस का काम बढ़ा दे, ठीक है जी, और प्रोडक्शन बढ़ाए उसमें, तो वो प्रोडक्शन के लिए डिमांड करेगी रॉ मटेरियल्स और ये वो एक्सेट्रा, ताकि उन लोगों का भी काम बढ़े जिनसे वो जो है रॉ मटेरियल्स और ये सब डिराइव कर रही है, फिर वो और बंदे इंप्लॉय करे, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि दो टाइप से होते हैं। अब ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं क्योंकि मैंने तो नहीं देखे भाई पिछले कई सालों में ये आए हुए। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया जो है स्टार्ट हुए थे, जिसमें दो टाइप के आते होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला आ गया रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें रूरल एरियाज में जाकर जो है उन्हें जो है लोन्स और फाइनेंशियल हेल्प करी जाती है, सो दैट देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो वो अपना काम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अंडर जो है ये स्कीम लाए थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जिसमें उनको जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड गिवन फाइनेंशियल हेल्प, जितने भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हमने पढ़ा था एक अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी है, तो उनको जो है फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है सो दैट वो अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप कर सके। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसमें बोथ जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी जाती है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वेज एम्प्लॉयड के लिए, और 75:25 की रेशियो चलती है स्टेट और सेंटर में, मतलब सेंटर देगा 75%, बाकी का खर्चा इस स्कीम के लिए 25% स्टेट देगा, जिस भी स्टेट में वो हो रहा है। उसके बाद इसी का दूसरा नाम जो है चेंज करके कर दिया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसका काम वही है कि लोगों को जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बांटो ताकि जो है कोऑपरेटिव्स बना बनाकर काम बढ़े, जो हमने व्हाइट रेवोल्यूशन के टाइम पे भी पढ़ा था। उसके बाद आ जाता है आपका वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अच्छा इसी का नाम चेंज हो गया था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अगला आता है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसमें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सबसे पहली है, जिसमें उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, लेबर इंटेंसिव काम देकर उन्हें अनस्किल्ड या सेमी
स्किल, और वेजेस जो है उनको इन फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स और कैश दोनों दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसमें भी यही वाला सीन है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर उनको मैनुअल काम दिया जाता है। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसी का नाम बाद में जाके हो गया था MG नरेगा, जिसमें 100 डेज की गारंटी इंप्लॉयमेंट मिलेगी, आपको स्किल सिखाई जाएगी, फिर 100 दिन का काम दिया जाएगा, फिर छोड़ देते हैं सो दैट अब उनमें स्किल आ गई है तो वो बाहर भी काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें जो है उनके बैंक अकाउंट खुलवाए गए और जितनी भी स्कीम्स हैं, ठीक है जी, गवर्नमेंट की पेंशन आती है, कुछ आता है ये वो एक्सेट्रा, वो सब उनके अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, तो ये था आपका एम्प्लॉयमेंट चैप्टर, इसे अच्छे से पढ़िए और ये क्वेश्चन है इसके, बस यही कर लो, आ जाएगा, इसी में से ही आ जाएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि और कुछ है ही नहीं भाई इस चैप्टर में, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है जी, तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।